نبی مبارک رضوان، دیکھو ادھر مدثر کو بھیجو تو یہ کیوں کوئی جڑ نہیں رہا کوئی یہاں پر؟ کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے؟ ہاں کیا ہو رہا کہیں امپلائڈ ہے، لیکن تمہارے پاس لنک ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہاں کوئی اس کو اس سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اور واٹس ایپ والے سے دیکھتے ہیں، یہ والا ہے نا، اب تم لوگ جڑو جا کے. 28 پرانا نہیں ہے خیال سے. اچھا وہ بنانے کا دی میٹنگ
یہ دیکھو آ تو رہا ہے لیکن ہم سے کوئی جڑ نہیں رہا ہے. علی ظاہر علی ظاہر مبارک اور جڑ گئے ہم اس کو اور رضوان کو. سر کلاس شروع ہو گئی ہے کیا؟ ہاں ہلو جی سر. سر ایک سوال تھا میرا سر. سر فعل مثبت آواز اور نہیں آ رہی. منفی میں کیا انتر ہے؟ ایک منٹ. ہاں پھر سے بتاؤ آواز نہیں آ رہی. سر فعل مثبت اور منفی میں کیا انتر ہے؟ پہلے تو ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے کہ مثبت وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. جیسے آمد وہ آیا، رفت وہ گیا، خورد اس نے کھایا. اور پھر منفی یعنی منفی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا سمجھا جائے. جیسے نہ آمد، نہ رفت، نہ خورد، یعنی نہیں آیا، نہیں گیا، نہیں کھایا. تو یہ ہے یعنی جو پازیٹیو ہے وہ مثبت ہے اور جو نگیٹو ہے وہ منفی ہے. اب اس کو جملوں میں استعمال کر کے لکھتے ہیں. مطلب کا جملہ ہے حامد غذا خورد، حامد نے کھانا کھایا یا حامد طعام. یہ مثبت کا جملہ ہو گیا. اور اسی کو اگر منفی میں استعمال کریں گے تو حامد غذا نہ خورد یعنی حامد نے کھانا نہیں کھایا. یا مدثر کتاب آورد، مدثر کتاب لایا. اور اگر منفی میں استعمال کریں گے تو مدثر کتاب نہ آورد، مدثر کتاب نہیں لایا.
ये तो माजी मुतलक का हो गया। अब माजी करीब का जुमला अगर हम देखें तो अब जैसे किसी का भी नाम ले लें, फातिमा सहारनपुर से आई है, तो फातिमा अल सहारनपुर आमद अस्त। और इसी को अगर मनफी में इस्तेमाल करेंगे तो फातिमा दिल्ली से नहीं आई है या सहारनपुर से नहीं आई है, तो फातिमा अल सहारनपुर आमद अस्त। तो ये है। माजी बईद में अगर देखें, किसी का भी नाम ले लें, साजिद गुलाबी खुर्दे बूद, गुलाबी यानी अमरूद, फारसी में गुलाबी के माने अमरूद के हैं। तो साजिद अमरूद खाया था। और अगर मनफी में इस्तेमाल करेंगे तो साजिद गुलाबी न खुर्दे बूद, ये माजी बैत का जुमला हो गया। इसी तरह से इस्तमरारी में अगर इस्तेमाल करेंगे, मैंने मैं जैद को खत लिखता था, तो मन जैदरा नामा मी नविश्तम, जो कि माजी ना तमाम है तो इसमें मी पहले लगेगा। और अगर इसी को अगर मनफी में इस्तेमाल करेंगे, किसी का भी नाम लेने, मन जैदरा नामा नमी नविश्तम, या वो मुझे जवाब नहीं देता था, उमरा पासुख नमीदाद। इसी तरह से इस्तेमाली या शक्तिया का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे एहतशाम दिल्ली से आया होगा, तो एहतशाम अज दिल्ली आमदे बाशद। और अगर मनफी में इस्तेमाल करेंगे तो एहतशाम बदिल्ली या मुजफ्फरपुर या कोलकाता, जो भी शहर का नाम, न रफ्ते बाशद, वो नहीं गया होगा। तो ये मुस्बत और मनफी में फर्क है। यानी काम का होना अगर मालूम हो तो मुस्बत है, काम का ना होना मालूम हो तो वो मनफी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एराब के बारे में पूछना था। एराब के बारे में, तो एराब यानी हरकत, इसको अंग्रेजी में डिप्थेरिया कहा जाता है। तो हरूफ के सही तलफ़ुज़ के लिए कुछ हरकत व सकनात मुकर्रर किए गए हैं, जिन्हें 3 अलामतों के जरिए जाहिर किया जाता है। जी उन सर। अलामतों को हरकत कहते हैं। ये लिखने में जैसे अरबी में तो लगा देते हैं, लेकिन फारसी में या उर्दू में इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है, हालांकि पढ़ा जाता है वो। तो उन अलामतों की तफसील ये है, जैसे ज़बर, तो अरबी में इसको फतहा कहा जाता है। जैसे अगर मैं अलिफ पर, तो लिखने में तो लिख लिया जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है ज़बर। तो इसी तरह जैसे ज़ेर है, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, मद, सुकून, तनवीन, ये सब चीज़ें आराब के तहत आती हैं। तो अब ज़ेर है जिसको अरबी में कसरा कहा जाता है, जैसे दिल, दाल नाम लिख दिया लेकिन उसमें नीचे उसकी अलामत नहीं लिखी जाती है, तो लेकिन पढ़ा जाएगा दिल। इसी तरह से पेश है जिसे अरबी में ज़म्मा कहा जाता है, जैसे शुक्र, शुक्र में शीन पर, तो शीन पर लिख तो लेते हैं लेकिन पेश नहीं लगाते हैं। इसी तरह से तशदीद है, जिस हर्फ पर यह निशानी होती है वो 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे हक्का है, तो काफ में वो उसकी अलामत है बनी हुई दांत की तरह से। या इसी तरह से जैसे मुहक्किक है, तो काफ मुहक्किक 3 बार काफ का इस्तेमाल हुआ है लेकिन लिखा जाता है 2 बार, और ऊपर उसकी अलामत दे दी जाती है तो वो 2 बार पढ़ा जाता है मुहक्किक, इस तरह से। इसी तरह से मद है, जिस हर्फ पर ये निशानी होती है उसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आफताब, आफताब में अलिफ पर मद है तो उसे खींच कर पढ़ा गया। इसी तरह से आवाज, आवाज में अलिफ पर मद है तो उसे खींच कर पढ़ा गया, तो ये मद है। इसी तरह से सुकून, अरबी में इसे जज़म कहते हैं, ये निशानी उस हर्फ पर लगाते हैं जिस पर कोई हरकत नहीं होती, जैसे सर्व में रे पर, इसलिए सीन में तो जबर लग गया, रे पर कोई न जबर है, न ज़ेर है, न पेश है, वाव पर फिर जबर है,
تو اس طرح سے اسے سکون یا جزم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تنوین ہے، وہ علامت ہے جس سے نون کی آواز نکلے، اس کو دو زبر کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے فوراً میں الف پر۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اعراب کے تحت آتی ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر صفت کیا اقسام کے بارے میں بتا دیجیے گا سر، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور مرکب توصیفی؟ مرکب توصیفی پہلے جان لیتے ہیں۔ جیسے صفت اور موصوف دو چیز ہے، یعنی صفت اچھائی یا برائی، موصوف جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، تو صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے برگ سبز، یعنی ہری پتی، برگ یہاں پر ہے، برگ سبز ہری پتی ہو گیا، یا پھر دختر زیبا ہے۔ تو اب دختر کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ زیبا کی صفت ہے، خوبصورت خوبصورت لڑکی۔ تو یہ ہے دونوں کے ملنے سے، یعنی موصوف صفت کے ملنے سے جو بنتا ہے جملہ، اسے مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوہ بلند، اونچا پہاڑ، کوہ اس میں موصوف ہے، بلند اس کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اسی طرح سے خانہ بزرگ ہے، خانہ کے معنی گھر، بزرگ کے معنی بڑا، تو خانہ موصوف ہے اور بزرگ صفت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لیں، مرد زشت، زشت کے معنی برا، یعنی برا آدمی، مرد اس میں موصوف ہے اور زشت صفت ہے، ایک مرد کی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ گویا مرکب توصیفی ہے۔ اب صفت کی قسموں کی بات ہے جہاں تک، تو اس کی تین قسمیں ہیں، صفت سادہ یا صفت مطلق، دوسری قسم ہے صفت تفضیلی یعنی برتر تھوڑا سا اس سے، اور صفت عالی یعنی برترین، یعنی انتہائی۔ تو اب یہ تینوں کی مثال اس طرح سے سمجھیں گے، جیسے صفت سادہ وہ صفت ہے جس میں موصوف کی صفت یا خوبی کسی سے مقابلہ کیے بغیر بیان کی جائے، موازنہ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں ڈائریکٹ صفت بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا وہی نام لے لیں، ہما دختر قشنگ است، یا فرح دختر قشنگ است، تو اب چاہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ فرح خوبصورت لڑکی ہے، زینب خوبصورت لڑکی ہے، یا ہما خوبصورت لڑکی ہے۔ تو اب اس میں زینب تو موصوف ہے اور خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے اس کی، یعنی موازنہ نہیں کیا گیا ہے، تو گویا یہ صفت سادہ ہے۔ یا کہا جائے کہ آپ سر خوب نیست، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، تو یعنی موازنہ نہیں، کمپیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں صفت تفضیلی پر۔ صفت تفضیلی وہ صفت ہے جو ایک موصوف کی برتری دوسرے موصوف سے زیادہ ظاہر کرے، یعنی دو آدمی ہے یا دو چیز ہے تو فوقیت دی جاتی ہے اس میں صفت سادہ کے آخر میں تر بڑھایا جاتا ہے، جیسے بہ سے بہتر، خوب سے خوب تر، بزرگ سے بزرگ تر، بد سے بدتر، زود سے زود تر، زشت سے زشت تر، دیر سے دیر تر، زیبا سے زیبا تر، کوچک سے کوچک تر۔ اب اگر جملوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیں تو اب جیسے یہ کہا جائے کہ زینب فاطمہ سے زیادہ اچھی ہے، یا زینب فاطمہ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو ترجمہ اس کو اس طرح سے کریں گے، یعنی موازنہ کیا گیا ہے اس میں کہ زینب خوب تر یا زیبا تر از فاطمہ است، یا وہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، آنان بہتر از ما ہستند، سے بہتر ہوئے، موازنہ کیا گیا ہے یعنی مجھ میں اور دوسروں میں۔ یا فاطمہ مدیحہ سے زیادہ بڑی ہے، فاطمہ بزرگ تر از مدیحہ است، تو گویا یہ کیا ہے؟ صفت تفضیلی۔
तीसरी किस्म है सिफत आली, यानी वो सिफत है जिसमें मौसूफ का मवाजना अपने तमाम मौसूफों या हमजिनसों से करके उसे सबसे अफजल और बरतर करके बयान किया जाता है। तो अब सिफत सादा के आखिर में तरीन बढ़ाने से सिफत आली को बनाया जाता है। जैसे बुजुर्ग से बुजुर्ग तरीन, वहां बुजुर्ग तर हुआ था और यहाँ बुजुर्ग तरीन, बद से बदतरीन, कशंग से कशंग तरीन, तो इस तरह है। और अगर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर हम कहें कि मुंबई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर, तो मुंबई बुजुर्ग तरीन शहर हिंद است। या कहें कि तुम सबसे अच्छे लड़के हो, तुमा खूब तरीन पेशर हस्ती, यानी मवाजना नहीं किया है गया है बल्कि सबसे बेहतर करार दे दिया गया है। इसी तरह से अगर कहें कि शेख सादी फारसी का मारूफ तरीन शायर है, तो शेख सादी मारूफ तरीन शायर फारसी است। तो ये गोया सिफत की किस्में हुई और उसकी मिसालें दी गई। ठीक है, शुक्रिया सर, अच्छा समझ में आएगी बात। सर हम्म सर इसमें खास के बारे में बता दिए थोड़ा। इसमें खास जो है कि वो कहा जाता है मारफा को। मारफा को इसमें खास कहा जाता है। इन्हें वो इसमें मारफा है जो किसी शख्स चीज का असली नाम हो, जैसे दिल्ली, अलीगढ़, अब्दुल रहमान वगैरह वगैरह, ये है। और इसमें खास यानी इसकी 5 किस्में हैं। कुन्नियत है, लक़ब है, खताब है, उर्फ है और तखल्लुस है। तो अब कुन्नियत उस नाम को कहते हैं जो किसी खानदान या रिश्ता की बिना पर हो, बिलखुसूस माँ, बेटा, बेटी वगैरह। अब जैसे मिसाल अगर हम देना चाहें, अबुल कासिम, तो जैसे किसी शख्स का नाम इमरान और उसके बेटे का नाम कासिम हो, मगर इमरान खुद को कहे कि मैं अबुल कासिम हूँ, यानी कासिम का बाप, ये अरबी टर्म है। और तो यहाँ इमरान की कुन्नियत अबुल कासिम होगी। अब इसी तरह से इमरान अगर कहे, जी तो इमरान ने कहा, इसी तरह से कासिम खुद को कहे कि मैं इब्ने इमरान हूँ, तो गोया ये कुन्नियत है। इसी तरह से माँ और बेटी के नाम में भी इसको समझा जा सकता है। जैसे कोई भी नाम ले लें, जैसे किसी औरत का नाम फातिमा हो और उसकी बेटी का नाम सलमा, मगर फातिमा कहे कि मैं उम्मे सलमा हूँ, तो फातिमा की कुन्नियत उम्मे सलमा होगी और सलमा की कुन्नियत बिन्ते फातिमा होगी। तो कुन्नियत में लफ्ज इब्न, बिन, बिन्त, अबू और लगाया जाता है। ये है इसमें खास या अलम की पहली किस्म। दूसरी किस्म है खताब, यानी वो नाम जो बादशाहों, सरकारों या बुजुर्गों की तरफ से दिया जाए उसे खताब कहते हैं। जैसे किसी का नाम गयास बेग हो और उसे बादशाह या सरकार कहे खान बहादुर या एतमादुद्दौला, जैसे सरसद अहमद खान को भी खान बहादुर का खताब दिया गया था। तो अब तो बहादुर तो हट गया, सिर्फ खान लगा हुआ है। वैसे उसका नाम तो सैयद अहमद भी था, सर का भी खिताब दिया अंग्रेजों ने। इसी तरह से जैसे शुजाउद्दौला है, और आजकल तो जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, ये सब खिताब है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। जी जी अब सर। इस पर जैसे लक़ब है, यानी वो नाम जिससे किसी शख्स का वस्फ जाहिर हो या किसी खास सिफत की वजह से मिले। जैसे किसी शख्स का नाम मोइनुद्दीन हो और उसे कहा जाए ताजुश शरीयत या सुल्तानुल हिंद, तो मोइनुद्दीन का लक़ब हुआ ताजुश शरीयत या सुल्तानुल हिंद। अब चौथी किस्म है उर्फ। उर्फ उस नाम को कहते हैं जिससे वो अपने खास नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से मशहूर हो जाए।
जैसे किसी का नाम हो अब्दुल रहमान, लेकिन बचपन में प्यार से उसे दूसरे तीसरे नाम से पुकार सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रहमू कह दिया अब्दुल रहमान को बचपन में रहमू, तो जाहिर सी बात है कि वो बुढ़ापे तक रहमू के ही नाम से मशहूर हो जाता है। अब तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शोरा अपने शेर में लाते हैं या लिखते हैं, जैसे अबुल कासिम फिरदौसी, सादी शिराजी, अब्दुल रहमान जामी, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। तो इसमें गालिब तखल्लुस है, फिरदौसी तखल्लुस है, जामी तखल्लुस है, तो ये इसमें खास या अलम है। जी सर सर फेल लाजिम के बारे में बता दीजिए सर, फेल लाजिम क्या होता है? फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर तमाम हो जाए और मफूल का मोहताज ना हो। जैसे मुबारक आमद, यानी जुमला मुकम्मल हो गया, इसमें तो मफूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। या कहा जाहिद रफ्त, जाहिद गया, तो गोया एक मुकम्मल जुमला है, इसमें मफूल की जरूरत नहीं है, मोहताज नहीं है मफूल का। मुतअद्दी वो फेल है जो फाइल और मफूल दोनों को चाहे, यानी मफूल के बगैर जुमला पूरा ना हो। जैसे मुबारक किताब खांद, शाहिद चाय खुर्द या नौशीद, तो इन जुमलों में मुबारक और शाहिद फाइल हैं, और ये सॉरी इन जुमलों में किताब और चाय मफूल और खान को ये सब फेल है। सर फेल मजहूल के बारे में बता दीजिए। मजहूल वही है, वो फेल है जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे किसी का भी नाम ले लें, जैद कुश्ते शुद, जैद मारा गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो मारने वाला मालूम ही नहीं है। जो मारा गया है वो तो पता है कि जैद का कत्ल हुआ, लेकिन कत्ल करने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, मालूम नहीं। या नामन नविश्ते शुद, खत लिखा गया, तो अब इसमें लिखा तो गया खत, लेकिन किसने लिखा, यानी फाइल मालूम नहीं है। इसी तरह से जैसे किताब ख्वांदे शुद, किताब पढ़ी गई, किताब पढ़ी तो गई, लेकिन किसने किताब पढ़ी ये नहीं मालूम। ये है यानी तो जैसे अभी किताब, इसी तरह से फेल मारूफ है, तो वो फेल है जिसका फाइल मालूम। अब जैसे इसमें तो मारने वाला मालूम नहीं था, लेकिन अगर हम इसी तरह से कहें अहमद हामिद राकुश्त, अहमद ने हामिद को मारा, या जैनब नामा नविश्त, अली किताब ख्वांद, जैसे इसमें फाइल मालूम नहीं था, लेकिन इसमें मारने वाला मालूम है, खत लिखने वाला मालूम है और किताब पढ़ने वाला मालूम है। तो मारने वाला इसमें अहमद, खत लिखने वाला कौन है, तो जैनब है। किताब पढ़ने वाला कौन है, तो अली है। अली किताब खान, जैनब नामा नविश्त, अहमद हामिद राको। ये है फेल मारूफ या मालूम, फेल मजहूल में फर्क। अच्छा किताब हामिद आवर्द शुद, तो सर ये मारूफ है। क्या क्या किताब हामिद आवर्द शुद, तो ये मारूफ है। किताब नहीं तो ये मजहूल हुआ ना, कौन लाया, अज हामिद आवर्द शुद, हामिद से लाया गया, किताब हामिद से लाया गया। जी सर। हाँ, अगर इसी को हम ये कहें कि हामिद किताब आवर्द, तो ये मारूफ है, इसलिए कि किताब कौन लाया, हामिद। अब हामिद से किताब लाया गया, अब लाने वाला कौन है, तो इसलिए ये मजहूल हो गया। अच्छा ओके। हाँ, इधर वो फेल जो फेल फाइल और मफूल तीनों का माना बता दे तो वो फेल मजहूल हो गया है। और फेल मारूफ, नहीं फेल मारूफ जो फाइल की बात को बता दे, पूरी बात जिससे जुमला से फाइल से बात समझ में आ जाए, वो फेल मारूफ हो। हाँ मारूफ। अब फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी, फेल लाजिम वही है, आपने अभी बता दिया, उनकी तफसील बता दी, अच्छी तरीके से बताया, समझ में आ गई सर ये बात। चलो भाई ठीक है।
सर जमीर के बारे में बता दिए थोड़ा। ज़मीर तो वही है जो इसम के बदले में इस्तेमाल होता है। अब जैसे हम मिसाल दें किसी की कि रिजवान शमशाद मार्केट गया, तो रिजवान बाजार शमशाद मार्केट रफ्त। अब वहाँ अब दूसरा उसने किताब खरीदी, तो वहाँ रिजवान की जगह पर इस्तेमाल होगा ऊ किताब खरीद। ये जो ऊ आया है वो रिजवान के बदले में आया है, तो यही गोया ज़मीर है। यानी सर इसम को यानी जो फाइल है उसको जाहिर न करके उसकी जगह पे सिर्फ उनका इशारा कर दें कि ऊ बाजार रफ्त, तो नाम न ले जो फाइल है उनका, तो वो इसमें ज़मीर इस्तेमाल हो जाएगा वहां पर। ज़मीर का इस्तेमाल हो गया। अब जाहिर मिसाल, अब उसमें जो है कि ज़मीर की भी इसमें है। अब जैसे मुत्तसिल है, फौज पढ़ाने से क्या बनता है? हाँ, ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल वो ज़मीर है जो अलहदा शक्ल में लिखा जाए और लफ्ज से अलग हो। जैसे खाना मन मेरा घर, खाना माँ या हमारा घर, खाना तुम्हारा घर, तो इसमें अलग अलग है। ये मुत्तसिल नहीं है, अलग है, तो ये ज़मीर मुनफसिल है। लेकिन अब अगर इसी को मिला के लिखेंगे दूसरे जुमले में समझ करके, तो ये अपने से पहले वाले लफ्ज के साथ मिलाकर लिखा है। जैसे किताबम जाके लिखा गया है, तो ये हो गया। और अगर मुनफसिल में इस्तेमाल करेंगे तो किताब मन, तो किताब मन ये किताबम तो मुत्तसिल है। इस तरह से किताबत तेरी किताब ये मुत्तसिल है और किताब तो मुनफसिल है। किताबश उसकी किताब मिला के है तो ये मुत्तसिल है। किताब या उसकी किताब तो ये मुनफसिल है, क्योंकि अलग अलग है। इसी तरह से ज़मीर इशारा भी है, वो ज़मीर है जो इसम की जगह आता है और उससे किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करते हैं। अब इसके दो किस्में हैं, ज़मीर इशारा नजदीक और ज़मीर इशारा नजदीक के लिए ई या ईनान या इहा का इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए आनान या आहा। जैसे ई किताब यानी यह किताब नजदीक के लिए है, और अगर कहें आ किताब वो किताब ये दूर के लिए है। ई दुख्तर आ पेसर ई में दादस। अगर दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आ किताब रुए मीज़स, आ गुरबा रुए संदली नशी। और कुछ सर नातमाम का मजहूल बता दीजिए, किस तरह से बनाएंगे? वो तो जुमलों पर डिपेंड करता है ना। वो तो जब जुमले बनाए जाते हैं ना, बस अगर फाइल मालूम है, जैसे वो किताब किसी का भी नाम ले लें, जैसे फरहीन ले लें। फरहीन बाजार से किताब लाती थी, ये हो गया नातमाम। और अगर इसी को अगर हम मजमूल कहेंगे तो अब नाम ना लिया जाएगा उससे। फरहीन वहां पर यानी किताब बाजार से लाई जाती थी, किताब बाजार से लाई जाती थी, मोटे तौर पर ये समझा जाए। और कौन लाती थी ये मालूम नहीं, ये मजहूल हो गया। जैसे किताब अज बाजार आवर्दे मीशुद। किताब अज बाजार आवर्दे मीशुद, तो ये जो है कि लाने वाला मालूम नहीं है। किताब अज बाजार आवर्दे मीशुद, अब तो लाने वाला मालूम नहीं है, तो ये नातमाम का मजहूल हो गया ना। ये मजहूल हो गया, यानी मजहूल जिसमें फाइल मालूम ना हो। और मारूफ चाहे वो मुतलक का सेगा हो, नातमाम का हो, बईद का हो, जो भी हो, फाइल मालूम है तो वो मारूफ है, फाइल मालूम नहीं है तो मजहूल है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
یعنی کام کا کرنے والا اگر معلوم ہے تو وہ معروف، اور اگر کرنے والا یا لانے والا معلوم نہیں ہے تو مجھول. اوکے بنیادی سر. فرق یہ. سر ابھی وہ آپ بتا رہے تھے کہ فعل وہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل بتا رہے تھے، دونوں ضمیر کی دو قسمیں بتا رہے تھے سر. تو مثال کے طور پہ جیسے کہ برادر من، تو یہ تو ضمیر منفصل میں شمار ہوگا. اب برادرش، ہاں یہ منفصل میں ہوگا. جی، اور برادر برادرش برادر اس کا بھائی. برادرش. ہاں اب چونکہ اگر الگ الگ ہے، جی اگر الگ الگ ہے ملا کے نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے اگر ہم برادرم کہیں. جی ہاں ہاں برادرم. تو جی ہاں تو برادرم اب یہ تو ملا کے نہیں ہے نا. جی برادرم ملا کے یہ بھی نہیں ہے. تو متصل ہو گیا سر یہ بھی. ہاں ہاں اور خانہ او، جیسے مثال دے دی آپ نے، خانہ او اس کا گھر، یہ بھی یہ الگ متصل الگ ہے. ہے. جی جیسے اگر خان جیسے اگر ہم اس میں دوسری، کیونکہ سب میں تو یہ فٹ نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ تو جملوں کی بناوٹ ڈپینڈ کرتا ہے. بناوٹ کے طور جیسے پر. ہاں جی تو جی یہ سر، ابھی حساب سے ایک مثال دیے گا اس میں کہ رضوان از بازار کتاب خرید. کیا جی رضوان از بازار کتاب ہاں. خرید، یہ- لیکن یہ- اس میں جی یہ کہتے ہیں سر رضوان بازار رفت. ہاں نہیں تو یہ اس میں ضمیر نہیں ہے نا. یہ ضمیر نہیں سر، اس میں کریں گے رضوان بازار رفت یا او بازار رفت. اگر او کریں گے ہم، او آجا کتاب خرید. وہ ازانہ تو کتاب خرید ہے. او جو ہے کہ ضمیر ضمیر. ضمیر شخصی، جیسے ضمیر کی اس میں کئی طرح کے ہیں. جیسے ضمیر شخصی ہے، یہ جو متصل اور منفصل ہے، ضمیر شخصی کی مثال ہے. ضمیر شخصی ہے. اچھا. اب ضمیر کی 3 قسمیں ہیں موٹے طور پر: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر مشترک. اب جیسے اب ضمیر شخصی جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال ہو. اب جیسے فرسٹ پرسن ہے تو فرسٹ پرسن میں واحد کے لیے من، جمع کے لیے ماں. اسی طرح سیکنڈ پرسن ہے تو اس میں تو اور شما. تھرڈ پرسن میں یعنی واحد غائب جمع غائب میں او یا آہا یا ایشان کا استعمال ہوگا. اب اس میں ہے ضمیر شخصی کی 2 قسمیں، متصل اور منفصل، یعنی کچھ ملا کے بھی لکھا جاتا ہے اور کچھ الگ الگ. اسی طرح سے ضمیر اشارہ ہے. اب جیسے متصل میں ہم نے مثال دی پہلے، کتابم یا کتاب من، کتابت یا کتاب تو یہ کتابم ہو گیا کیا؟ متصل. کتاب من منفصل، کتابت متصل، کتاب تو منفصل، کتابش یہ متصل، کتاب منفصل. اب آتے ہیں ضمیر اشارہ پر. یہ وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ آتا ہے اور اس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب جیسے کہ بتایا گیا کہ ضمیر اشارہ نزدیک اور ضمیر اشارہ دور. تو دور کے لیے آہا، اور نزدیک کے لیے یہاں. یا اس طرح سے مثال بتا دیے، جیسے ای کتاب، یہ کتاب یہ نزدیک کے لیے ہے. یہ پینسل ہے، یہ بھی نزدیک کے لیے ہے. اب اگر کسی کہیں کہ کتاب وہ کتاب لایا گیا ہوگا قربا روئے سندلی نفیس، وہ بلی کرسی پر بیٹھی ہے تو وہ یہ دور کے لیے. تھینک یو سر. اسی طرح سے ہے ضمیر مشترک، وہ ضمیر من خود خیشتن ہے. اس طرح یہ مشترک یعنی سب میں استعمال ہوتا ہے.
ठीक है तो सर एक दो जुमले बता दिए जिस तरह से हम लोगों को, जैसे अभी तो शुरुआती सीख रहे हैं सर फारसी, तो है ना तो किसके जुमले, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम माजी देखा- मुतलक जी के जुमले फारसी सीखने के लिए सर, जैसे हम लोग फारसी सीखते हैं तो इसको मतलब जल्दी सीखना चाहते हैं हमें से, तो किस तरह से तो सीख। सबसे पहले तो मसदर मालूम होना चाहिए। जी मसदर जो है कि फिर मसदर को याद करना जरूरी पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं मसदर, दो चार मसदर का नाम लेता हूँ। यानी जो पिलर है, मसदर है, फेल है, तो फेल की भी अकसाम है। तो अब मसदर मिसाल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं आमदन। आमदन के माने आना, तो माजी मुतलक से तमन्नाई तक सबके बारे में मालूम होना चाहिए, बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, मुजारे क्या है, हाल क्या है। तो जैसे आमदन आना हुआ, अब इसका अगर हम माजी मुतलक बनाना चाहें तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी मसदर हो, माजी मुतलक बनाने के लिए नून को हटाया जाता है और उससे पहले के लफ्ज़ को, के ज़बर को हटाया जाता है। तो अब क्या बन गया, नून हट गया और दाल पर से ज़बर हट गया, तो आमद हो गया। आमद यानी वो आया। गोया ये माजी मुतलक का पहला सेगा यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, तो आया, जैसे आमद बन गया। अब बाकी कुछ रेडीमेड चीज़ें हैं वो याद करने के लिए है, जैसे नून दाल है, जमा गायब में बढ़ाएंगे, वाहिद हाजिर में ये बढ़ाएंगे, जमा हाजिर में ये दाल बढ़ाएंगे, वाहिद मुतकल्लिम में मीम, जमा मुतकल्लिम में ये मीम। अब गर्दान उसकी देखेंगे, जैसे नून को हटाया, ज़बर को हटाया आमदन से, तो आमद हो गया। अब गर्दान अगर करेंगे तो आमदन से नू दाल बढ़ेगा जमा गायब में। इसी तरह से वाहिद हाजिर में ये बढ़ाएंगे तो आमदी, जमा हाजिर में ये दाल बढ़ाएंगे तो आमदीद, वाहिद मुतकल्लिम में मीम बढ़ाएंगे तो आमदम, जमा मुतकल्लिम में ये मीम बढ़ाएंगे तो आमदीन। अब ये तो एक सांचा बन गया। सर थोड़ा वो कर दिए, जरा लिखने में परेशानी हो रही है सर, तो आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूँ, तो एक मिनट रुक रुक के बता दिए सर फिर। हाँ, अब जैसे अब अगर हम इसमें सीखने के इरादे से 5 जुमले बनाकर देखते हैं। जैसे हामिद आया, छोटा सा जुमला है, तो हामिद आमद। अब बड़े अगर और इससे बड़ा करके देखेंगे तो हामिद दिल्ली से आया, तो हामिद अज दिल्ली आमद। ये तो वाहिद गायब का हो गया। अब जमा गायब में चूंकि जमा है तो 2 लोगों को शामिल करेंगे या उससे ज्यादा। तो अहमद और हामिद दिल्ली से आए, तो अहमद व हामिद अज दिल्ली आमदंद हो जाएगा वहां पर। इसी तरह से तू आया, आमदी, तू आमदी। अगर तुम लोग आए तो आमदीद या शमा आमदीद। मैं दिल्ली से आया, मन अज दिल्ली आमदम। हम लोग दिल्ली से आए, माँ अज दिल्ली आमदेम। तो ये गोया माजी मुतलक का हो गया। इसी तरह से माजी करीब को देखेंगे हम लोग, कोई भी दूसरा मसदर ले लें, रफ्तन ही ले लें मिसाल के तौर पर, रफ्तन के माने जाना। तो अब जैसे माजी मुतलक में हुआ ये कि नून हटाया गया, दाल का ज़बर हटाया गया, बाकी उसकी जो भी है रेडीमेड नून दाल ये। तो अब इसमें होता ये है कि माजी मुतलक के बाद हे अस्त, हे अंद, हे ई, हे ईद, हे अम, हे एम पढ़ाया जाता है। तो अब अगर गर्दान हम करें रफ्तन से, तो रफ्ते अस्त हो जाएगा, वाहिद गायब, रफ्ते अंद, रफ्ते ई, रफ्ता ईद,
रफ्ताअम रफ्ताएम, तो ये माजी करीब है। अब अगर इसी को जुमलों में इस्तेमाल करना चाहें तो वो यानी रफ्ताअस्त यानी क्या, वो गया है। तो अब वह की जगह अगर हम किसी दूसरा नाम ले लें, जैसे खुर्शीद आगरा गया है, तो खुर्शीद व आगरा रफ्ते अस्त, खुर्शीद आगरा गया है। या खुर्शीद और जाहिद आगरा गए हैं, तो उसमें रफ्ते अंद हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। खुर्शीद या कोई भी नाम ले लें, खुर्शीद व जाहिद व आगरा रफ्ते अंद। इसी तरह से अगर कहें कि तू आगरा गया है, तो तू आगरा रफ्ताई, तुम लोग आगरा गए हो, तुमा ब आगरा रफ्ताईद, मैं आगरा गया हूँ, मन ब आगरा रफ्ते हम लोग आगरा गए हैं, मैं ब आगरा रफ्ताइम, ये बईद का हो गया। इसी तरह से बईद के बाद है इस्तमरारी या नातमाम। बईद ये करीब के बाद बईद है, तो उसमें होता यह है, जैसे वहाँ है अस्त्र लगा, तो उसमें है के बाद बूद लग जाता है। तो जैसे वो आगरा गया था, ऊब आगरा रफ्ते अस्त, लोग आगरा गए थे, ऊ आहा ब आगरा रफ्ते अंदर गया था, आहा ब आगरा रफ्ता बूदंद, वो लोग आगरा गए थे। तू आगरा गया था, तू ब आगरा रफ्ता बूदी, तुम लोग आगरा गए थे, तुमा ब आगरा रफ्ता बूदीद, मैं आगरा गया था, मन ब आगरा रफ्ते बूदम, हम लोग आगरा गए थे, माँ ब आगरा रफ्ता बूदीम, ये तो माजी बईद है। उसके बाद आता है माजी नातमाम का, जिसे इस्तमरारी भी कहा जाता है। तो अब तक जो हमने देखा कि चाहे मुतलक हूँ, करीब हूँ या बईद हूँ, इसमें मस्दर का नून हटा, ज़बर हटा, फिर माजी मुतलक बना और उसके बाद इजाफे हुए, चाहे है अस्त्र लगाया गया हो या है बूद लगाया गया हो, लेकिन इसमें माजी मुतलक से पहले मी या हमी लगाया जाता है। जैसे मिसाल दे दें, रफ्तन ही मस्दर से, तो मी रफ्त हो जाएगा, यानी वो जाता था या जा रहा था। मी रफ्तन वो सब जाते थे या जा रहे थे, तू जाता था या तू जा रहा था, रफ्ती। तुम सब जाते थे या जा रहे थे, मी रफ्ती। मैं जाता था या जा रहा था, मी रफ्तम। हम सब जाते थे या जा रहे थे, मी रफ्तीम। तो ये वह नातमाम है, इस्तमरारी यानी काम का माजी में मुस्तकिल जारी रहना समझा जाए। तो अब अगर जुमला बनाकर देखें, आगरे ही की मिसाल लें, तो वो हामिद आगरा जाता था, तो हामिद ब आगरा मीरफ, हामिद और महमूद आगरा जाते थे, हामिद व महमूद ब आगरा मीरफ्तंद। तू आगरा जाता था या जा रहा था, तू ब आगरा मीरफ्ती। तुम सब आगरा जाते थे, तो शुमा ब आगरा मीरफ्ती। मैं आगरा जाता था, मन ब आगरा मीरफ्तम। हम सब आगरा जाते थे, माँ ब आगरा मीरफ्तिम। तो ये तमाम या इस्तमरारी है। इसी तरह से माजी एहतमाली है, तो इसमें काम का करना हो या पूरा होना हो, इसमें शक समझा जाता है, यानी शक पाया जाए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। इंसान के दिमाग में तो कुछ बात पैदा होते हैं। अब जैसे आगरा और रफ्तन ही की मिसाल लें, अब एक ही मस्दर से हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें होता यह है कि माजी मुतलक के बाद है बाशद, है बाशंद, है बाशी, है बाशिद, है बाशम, है बाशिम लगाया जा रहा है। ये रेडीमेड है, बनाया हुआ है, तो याद करने की जरूरत है इसको। अब जैसे किसी का भी नाम ले लें कि फरह आगरा गई होगी, फरह ब आगरा क्या होगा, शक है, तो रफ्ते बाशद गई होगी। फरह और फातिमा आगरा गई होंगी, फरह व फातिमा ब आगरा रफ्ते बाशंद। तू आगरा गया होगा, तो तू ब आगरा रफ्ते बाशी,
तुम सब आगरा गए होगे, यानी कंफर्म नहीं हो जिसमें, तो शुमा ब आगरा रफ्ते बाशिर, मैं आगरा गया हूँगा, मन ब आगरा रफ्ते बाशम, हम लोग आगरा गए होंगे, माँ ब आगरा रफ्ता बाशिम, ये है। इसके बाद है तमन्नाई या शर्तिया, यानी इसमें आरज़ू पाई जाए, तमन्ना पाई जाए, जैसे काश में आगरा जाता, लेकिन इसके 3 ही सिगे होते हैं। तो अब जैसे मैं आगरा जाता, काश में आगरा जाता, काश लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो मन ब आगरा रफ्त में हो जाएगा, ये काश में आगरा जाता, ये है। इसी तरह फिर मुजारे है, हाल है, ये सब रखने की चीजें हैं। मुजारे का तो कोई परमानेंट नहीं है, वो बनाने का तरीका और सबके रेडीमेड बने हुए हैं। जैसे आमदन है, उसका मुजारा आमद है, रफ्तन है तो रवद है, दीदन है तो दीनद है, दाश्तन है तो दारद है, खंदीदन हसना खंदद है, बारिदन बरसना बारद। तो गोया ये मस्दर और उसके जो भी फेल वगैरह निकलते हों, तो उसको सीखने के लिए फारसी जरूरी है कि उसका याद करना बेहद जरूरी है। सर एक और सवाल था, लास्ट एक जुमला है, अगर सामिया की कापियां कुर्सी पर रखी जाती, तो इसका फारसी में क्या करेंगे सर? ये तो तमन्नाई का हो रहा है ना? हाँ हाँ, तमन्नाई का है ये। तमन्नाई है ना? तो हाँ, तो की फारसी अगर दफ्तर, अगर दफ्तरे सानिया दफ्तर करू सानिया क्या रखी जाती ना, दाश्तन के माने रखना, जी दाश, दाश्तन, हाँ तो सर दाश्तंदे, मी दाश्तन लगाएंगे ना? हाँ, मी दाश्तंदे दाश्तंदे रखी जाती। दाश्तंदे होगा। दाश्तंदे मी दाश्तंदे दोनों मानों में इस्तेमाल होता है वो। अच्छा। ये मुजारे मलमूस अगर है वो उसके तौर पर भी उसमें मी बढ़ा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मी बढ़ाया ही जाए। अच्छा, हम्म, तो उसमें दाश्ते शुदंदी तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, तो मी दाश्तंद या मी दाश्तंदे? नहीं दाश्तंद नहीं, दाश्तंदे, तमन्नाई है ना। दाश्तंदे आएगा जी। अगर दफ्तर हाई सानिया रुए संदली दाश्तंदे दाश्तंदे, दोनों है। पहले तो उसमें मी नहीं लगाते थे, लेकिन जदीद ग्रामर में इसको अलाउ कर दिया गया है। ये है अच्छा क्लासिकल ग्रामर में के हिसाब से सिर्फ दाश्तंदे, जदीद जी ग्रामर सर, के हिसाब से दाश्तंदे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर ठीक है सर, अब मुझे भी लग रहा है किसी का कोई सवाल नहीं होगा, तो अब ख़त्म करते हैं। ठीक।